हेलो रिकमांडोज, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस में। तो हम लोग ने क्रैश कोर्स की बैच स्टार्ट कर दी है। ये 45 डेज की प्लानिंग है। 45 डेज में हम लोग ने पूरी अच्छी तरह से हम लोग क्रैश कोर्स को पूरी अच्छी बुक आपकी क्लास 12 की वो हम अच्छे से खत्म कर देंगे। जो भी लेना चाहते हैं इस क्रैश कोर्स को, हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी गई है, वहां से आप डाउनलोड करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि हम लोग ने क्या क्या खत्म कर चुके हैं। तो हम लोग ने 2 चैप्टर जो है वो खत्म कर चुके थे। एक सप्ताह में 1 वीक में हम लोग ने 2 चैप्टर खत्म कर चुके थे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप एंड क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब जो अभी जो चल रही है वो वीड मैनेजमेंट चल रही है। वीड मैनेजमेंट भी हम लोग ने 5 दिन का चैप्टर है और हम लोग ने आधा कंप्लीट कर चुके हैं। हाफ वीड मैनेजमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी आप में से लेना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी गई है, वहां से डाउनलोड करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। फी बहुत ही मिनिमम है। अगर आप आज लेंगे तो आपके ऊपर 50% की डिस्काउंट है। अगर आज आप कोर्स को परचेज करते हैं तो 50% की डिस्काउंट है। कूपन कोड सभी कुछ ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां आपको सभी कुछ मिल जाएगी। तो चलिए आगे आप देखिए इस वीडियो में हॉर्टिकल्चर की कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं हॉर्टिकल्चर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। Sorry for disturbing you between lecture, but this is important for you, for study material, book, our course, and many more. Download our app, Shiva Classes Bihar Agriculture from Play Store, and also join our Telegram channel, link in the description, and also like this video, and subscribe. Thank you. Now, continuing your lecture. Bye. चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉर्टिकल्चर चैप्टर नंबर 1 क्यूज। ठीक है, चलो आप लोग सब रेडी हो, सबने यस यस टाइप कर दिया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 2 का भी होगा, उसमें दोनों मीडियम के होंगे। यहाँ पे देखो हिंदी मीडियम के दिए गए हैं, बट अगर नेक्स्ट स्लाइड पे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको इंग्लिश भी दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बारी बारी से बातें करेंगे। पहले हिंदी वालों का बातें कर लेंगे ना, तो इंग्लिश में पढ़ोगे तो वो आसानी होगी याद करने में, और एक ही आंसर को 2 बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर हम लोग लेते हैं पहले हिंदी वालों का। सबसे पहला क्वेश्चन है, बताओगे आप, माइक ऑन करके बताओगे। ठीक है, जल्दी से बताओगे, चाहे कोई हो, माइक ऑन करोगे और बताओगे, फिर ऑफ कर लोगे। क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे ऑफ कर लोगे, आपकी बोलने की आवाज आएगी तो हम खुश हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मजा आएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, सब्जी विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बनता है। कौन कौन सा 2 शब्द है? सब्जी विज्ञान मतलब ओलेरी कल्चर, बताओगे? ओलेरी कल्चर सर। ओलेरी ओलेरी और कल्चर। ओलेरी और कल्चर से मिलके बना हुआ है, राइट ना? सबको मालूम है यस सर। ओलेरी और कल्चर से मिलके बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? सब्जियों का खेती करना। क्लियर ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्लियर, ओलेरी यहाँ पे होगी और कल्चर यहाँ पे होगी, ये दोनों के मिलके बना हुआ है। अब मुझे बताओ ओलेरी कल्चर कौन सा वर्ड है? ग्रीक है या लेटिन है? लेटिन वर्ड, लेटिन वर्ड। बिल्कुल सही। अगर बात करें ग्रीक वर्ड का तो एक दो एग्जांपल बता दो ग्रीक वर्ड के लिए। एक दो एग्जांपल बता दो ग्रीक वर्ड के लिए। वर्ड के अंतिम में लॉजी लगेगा सर। हाँ, उसका एग्जांपल बता दो। ये तो सबको पता है कि लॉजी लगेगा या नोमी लगेगा। एग्जांपल बता दो। पोमोलॉजी। जैसे हेलो, पोमोलॉजी सर। बायोलॉजी, एग्रोनोमी। क्लियर? पोमोलॉजी। आई? और वही एक बात करें पोमोलॉजी की, वही बात करें पोमोलॉजी की, तो वो लैटिन और ग्रीक दोनों मिलके बना हुआ है, ये अपवाद में है। लगातार क्वेश्चन आते हैं, जैसे लॉजी आप जानते हो ग्रीक वर्ड से रहता है, ठीक है, बट पोमो जो यहाँ पे वर्ड है वो लेटिन से मिलके बना हुआ है, तो पोमोलॉजी लेटिन और ग्रीक दोनों से मिलके बनता है, तो ये अपवाद में रहेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर का शाब्दिक अर्थ है। हॉर्टिकल्चर का शाब्दिक अर्थ क्या है? हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? हेलो, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? नहीं मालूम? बताओगे नहीं मालूम? क्लियर? सर हेलो।
देखो इसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं हॉर्टिकल्चर में कि एक घेरा बना देते हैं जैसे बगीचा वगैरह, इसी में ना पढ़ते हैं। फूल वगैरह की खेती इसी में ना पढ़ते हैं। सब्जी क्या होता है, एक निश्चित दायरा रहता है, उसी में ना खेती करते हैं। तो आप बुक पढ़ोगे ना, रीडिंग करोगे ना, तो आपको वहां पे मिलेंगे, देखने को मिल जाएंगे वहां पे कि घेरे के अंदर अच्छी तरह पौधे को लगाना, घेरे के अंदर, किसी निश्चित घेरे के अंदर पौधे को लगाना ही हॉर्टिकल्चर कहलाती है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी या कितने ईस्वी में प्रकाशित हुई थी? कौन सी रिपोर्ट? रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कब हुई थी? 1929 में। क्लियर। 1929 में सर ने बताया हुआ है आपको क्या होती है। 1929 में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट प्रकाशित सर 1982। क्लियर, सभी को क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की। यस सर, आगे बढ़िए। चलिए आगे आप लोग के पास है, अपने भोजन का पौष्टिक व संतुलित आहार बनाने हेतु लगभग कितना सब्जियां प्रतिदिन खानी चाहिए? यानी अपना जो पौष्टिक आहार, जो संतुलित आहार है, बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं, वो बनाने के लिए कितना हमको प्रतिदिन सब्जी चाहिए? तो 300 ग्राम सब्जी हमको आवश्यकताएं पड़ती है। 300 ग्राम मुझे प्रतिदिन खानी चाहिए सब्जियों को। ठीक है। बट एबिलिटी की बात करें तो 240 है, 240 मौजूद है, लेकिन कहा जाता है 300 ग्राम खानी चाहिए प्रतिदिन। बट एबिलिटी की बात करें तो 240 ग्राम ही है। वही फल की बात करें तो फल हम लोग को 100 ग्राम खानी चाहिए। फल मुझे कितना खाना चाहिए? 100 ग्राम। देखो लिखते जाओगे, या आपके पास बुक अगर है तो उसमें पेंसिल से मार्क करते जाओगे या किसी नोटबुक में लिखते जाओगे, सिर्फ आंसर लिखते जाओ, बाद में आप देख लेना, ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी आपको। ठीक है। तो यहां पे बात कर रहा था कि अपने भोजन की पौष्टिक व संतुलित बनाने के लिए, अपने सेहत को संतुलित बनाने के लिए, बैलेंस के लिए लगभग 300 ग्राम सब्जी प्रतिदिन खानी चाहिए। और फल की बात करें, फल कितनी खानी चाहिए? तो 100 ग्राम खानी चाहिए। ठीक है। बट एबिलिटी की बात करें तो 60 ग्राम फल है और सब्जी 240 ग्राम ही है। क्लियर। चलो आगे की बात करते हैं। डैश की कमी से ठंड, इन्फ्लुएंजा, आंख की रोग, रतौंधी तथा चर्म रोग होता है। रतौंधी मतलब आंख से रिलेटेड है, आंख से रिलेटेड। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस किसके कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो सब बताओ। विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। क्लियर। विटामिन ए की कमी से ठंड, इन्फ्लुएंजा, आंख का रोग, या उसी को रतौंधी कहते हैं, उसी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, तथा चर्म रोग होती है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। विटामिन डैश लाल रुधिर कणिकाओं यानी रेड ब्लड है। ठीक है। रुधिर मतलब ब्लड होता है और रेड ब्लड है ना, रेड ब्लड। शुद्ध हिंदी भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, शुद्ध हिंदी भी नहीं पढ़ना है। विटामिन डैश की कमी, डैश लाल रुधिर यानी रेड ब्लड कणिकाएं कॉर्पुलस यानी आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। यानी आरबीसी के निर्माण में, जो हम लोग का खून है उसके निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन B12 होता है। यहां पे लिखोगे विटामिन B12। ठीक है। विटामिन B12 लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7th नंबर की। प्रतिदिन डैश फल का सेवन करना चाहिए जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है? अब बताओगे? हमने बता दिया है, आप लोगों से आवाज आनी चाहिए, हर घर से आवाज आनी चाहिए। बताओ कितना हो जाएगा? स्वस्थ और ताजेदार फल 100 ग्राम। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? स्वस्थ थोड़े पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है प्रतिदिन कितना फल। ये थोड़े पूछ रहा है कैसा फल, है ना। प्रतिदिन डैश फल का सेवन करना चाहिए, ये तो सबको पता है कि स्वस्थ और अच्छा फल सबको खाना चाहिए, अच्छा चीजें खानी चाहिए। यहाँ पे पूछ रहा है कितनी? 100 ग्राम। क्लियर। आगे बात करते हैं। फूलों की खेती अतिक डैश और डैश सृजन करने वाला पेशा है। बहुत ही अंदर से क्वेश्चन लिया गया है, लाइन टू लाइन जो पढ़ा होगा वही बताएगा। क्या बताएगा? श्रम सघनता। श्रम सघनता इंग्लिश में बात करें तो लेबर इंटेंसिटी, यानी बहुत अधिक लेबर की आवश्यकता होती है। सघनता मतलब क्या होता है? सघन। और लेबर यानी श्रम, तो लेबर की इंटेंसिटी कुछ ज्यादा रहती है। यानी हॉर्टिकल्चर यानी फूलों, सिर्फ फूलों की बात करते हैं, फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं।
तो फूलों में सबसे ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा मजदूर की आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा लेबर की आवश्यकता होती है, और दिया गया है और डैश की, और किसकी आवश्यकता होती है? तो आप लोग बताओगे रोजगार की, इसमें रोजगार भी होती है, तो और रोजगार, ये सबसे मतलब बहुत ही जो पढ़ा होगा अंदर से वही इसका आंसर बता पाएगा। क्या है आंसर हो जाएगा इसका? फूलों की खेती अधिक श्रम सघनता और रोजगार सृजन करने वाला पेशा है, सबसे ज्यादा रोजगार देता है और सबसे ज्यादा श्रम भी इसी में लगता है, मतलब लेबर इसी में लगता है, खून पसीना इसी में लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पपीता डैश प्रकार की फल है, आपको बताया गया है पपीता का फल प्रकार पूछ रहा है, बताओगे क्या होगा पपीता का फल प्रकार? फल प्रकार क्या क्या होता है? ड्रूप होता है, बेरी होता है, और भी क्या बोले, प्लेसेंटा होता है, हेरेस्पीडियम होता है। तो बताओ पपीता किस प्रकार की फल का प्रकार है? पपीता का जो फल प्रकार है वो किस प्रकार का है? तो बताओगे क्या? बेरी। ठीक है, बेरी आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, बेरी किताब में मिलाते जाओगे, ठीक है, और आंसर लिखते जाओगे। क्लियर ना? अगर नहीं मालूम है तो, मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके दिमाग में तो नोट है ही। तो पपीता डैश प्रकार की फल है, तो बेरी प्रकार की फल है। हिंदी में भी वही नाम रहता है, इंग्लिश में भी वही नाम रहता है, तो बेरी लिखोगे। क्लियर? इसके अलावा की बात करें तो केला में होता है। ठीक है, केला, पपीता, समझ में आ गई? आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इंग्लिश वालों के लिए फिर से बात कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो नाराज हो जाते हैं ये भी। ठीक है, तो ओलेरीकल्चर इज अ मेड, अब बोलोगे, अब सब बोलोगे क्योंकि आपका आंसर मालूम है, अब रिवाइज करोगे तो बोलोगे आप लोग। ओलेरीकल्चर इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, कौन सा वर्ड? ओलेरी और कल्चरा। ठीक है, कल्चर, कल्चर मतलब कल्टीवेशन। क्लियर? समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर लिटरली मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? मैंने तो बताया कि घेरों में, घेरों के अंदर अच्छी तरह से लगाना, पौधे को लगाना। बगीचों में खेती करना सर। हाँ, हेलो। कह सकते हो। बात करते हैं अब इंग्लिश में। इंग्लिश में आप क्या लिखोगे? प्लांटिंग प्लांट्स, रोपण करना, प्लांटिंग प्लांट्स अंडर द इनक्लोज, यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं प्लांटिंग प्लांट्स वेल इनसाइड, यानी अच्छी तरह से, वेल इनसाइड द इनक्लोजर। ठीक है, ENCLOSURE, मतलब एक घेरे के अंदर होता है इनक्लोजर। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिपोर्ट ऑफ द रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, कौन से ईस्वी में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर हुई थी? तो 1929 में होगी। अभी याद कर लोगे क्योंकि एक बार पढ़ा गया है, अब फिर से पढ़ रहे हैं, फिर से रिवाइज कर रहे हैं तो आपकी याद हो जाएगी। आज की क्लास यही खत्म। ठीक है, आज की क्लास यही खत्म। क्लियर ना? मतलब इस प्रकार की खत्म नहीं, दिमाग में आ जाएगी, इस प्रकार की खत्म। ठीक है, टू मेक योर डाइट न्यूट्रियस एंड बैलेंस, यानी संतुलित और पौष्टिक, यू शुड ईट अबाउट डैश वेजिटेबल्स डेली, कितना वेजिटेबल खाना चाहिए, कितना सब्जी खाना चाहिए? तो 300 ग्राम। कितना? 300 ग्राम। बट अवेलेबल कितना है? मात्र 240 ग्राम अवेलेबल है। कितना है? 240 ग्राम। फल की बात किया तो 100 ग्राम, आगे क्वेश्चन है बता देंगे। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ डैश, डिफिशियंसी ऑफ डैश, तो विटामिन ए हो जाएगी, कॉजेज कोल्ड, कोल्ड हो जाती है, ठंड हो जाती है, ठंड लग जाती है, इन्फ्लुएंजा होती है, आई डिजीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है जिसको हिंदी में रतौंधी कहते हैं, और चर्म रोग होती है, स्किन डिजीजेज होते हैं। किसके कमी से? तो विटामिन ए की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। सीधा क्वेश्चन रहेगा, नाइट ब्लाइंडनेस किसके कमी से होती है? ठीक है, तो क्या बताओगे? डिफिशियंसी। इफिशियंसी रहेगा, डिफिशियंसी भी रहेगा। डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, इफिशियंसी मतलब होता है अधिकता, तो वो नहीं लगाओगे, डिफिशियंसी लगाओगे, कमी लगाओगे। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन डैश हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पुलेस। ठीक है, क्या बताओगे? विटामिन B12, विटामिन B12 रेड ब्लड सेल यानी खून को बनने में सहायता करता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नंबर में क्या लिखे हैं? किसमें? सेकंड में सर। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर सेकंड में क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर में क्या लिखे हैं? सेकंड में लिखा गया है हॉर्टिकल्चर लिटरली मींस प्लांटिंग प्लांट्स वेल इनसाइड द इनक्लोजर, मतलब घेरे को अंदर पौधे को लगाना।
जैसे ऑप्शन देंगे, देखो फिल इन द ब्लैंक्स तो आएगा नहीं आपके एग्जाम में, बोर्ड में या किसी में बात करें नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव के अनुसार लगाना। इसका मतलब ये समझ लो कि घेरे के अंदर पौधों को उगाना, पौधों को लगाना, बस उसी को ट्रांसलेट करके हिंदी बताया गया इंग्लिश। प्लांटिंग, प्लांट्स को लगाना, प्लांटिंग करना। वेल इनसाइड, अच्छी तरह से, किसके अंदर? इनसाइड द वेल, इनसाइड द इंक्लोजर, घेरे के अंदर, बस सिंपल है। यानी घेरे के अंदर पौधे को लगाना हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है। चलो आगे बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, डैश फ्रूट्स शुड बी कंज्यूम्ड डेली, यानी कितना कह रहा है, कितना फ्रूट हमको डेली कंज्यूम करना चाहिए, विच इज नेसेसरी टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, जो कि हमारे शरीर को संतुलित रखे, अच्छा मतलब रखे, ठीक है, हेल्दी रखे। तो कितना? 100 ग्राम, बट अवेलेबल कितना है? 60 ग्राम, बट अवेलेबिलिटी की बात करें तो 60 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, कल्टीवेशन ऑफ फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती, ये भी लैटिन वर्ड क्योंकि कल्चर लगा हुआ है, ठीक है। इज मोर डैश एंड डैश क्रिएटिंग प्रोफेशन। तो क्या बताया मैंने, फ्लोरिकल्चर में सबसे ज्यादा क्या लगते हैं? लेबर इंटेंसिटी लगते हैं, लिख लेंगे लेबर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, और क्या लगते हैं? और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पपाया इज अ डैश टाइप ऑफ फ्रूट। पपाया का फल प्रकार क्या है? बेरी है, क्या है? बेरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो जी न्यू क्वेश्चन, हाँ जी 10th नंबर क्वेश्चन है, नींबू। अब पूछ रहा है, देखो पहले क्वेश्चन क्या थे, 9 नंबर क्वेश्चन पपीता के पूछ रहा था, नींबू का पूछ रहा है, यानी फ्रूट टाइप से एक क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में रहेगा, वो चाहे नींबू से रहे, वो चाहे आम का रहे। आम का क्या होता है? ड्रूप होता है, अस्थिल, जिसको हिंदी में कहते हैं। एक ना एक क्वेश्चन फल प्रकार से आएंगे, तो जो बुक में आपको डाटा दी गई है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको एक चार्ट पेपर, जो मैंने कहा ना कि चार्ट पेपर आपकी बन रही है, तो वो उसमें डाला गया है, तो वो आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप देख लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आना तय है फल प्रकार से, ठीक है। तो चार्ट वाले सारे जितने भी कॉलम है चार्ट वाले, वो आप देख लोगे। हिंदी वाले भी आपकी बुक अपलोडेड है ऐप में, जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो नींबू, नींबू का प्रकार बताओ क्या होती है इसका? हेस्पेरेडियम, हेस्पेरेडियम। हिंदी में भी बात करें तो वही होती है, इंग्लिश में भी वही होती है, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन की बात करें, डैश एक असत्य फल है, डैश एक असत्य फल है, यानी असत्य की बात करें तो फॉल्स। सत्य मतलब क्या होता है? ट्रू, असत्य मतलब फॉल्स, तो फॉल्स फ्रूट है। देखो सत्य और असत्य में क्या अंतर है? सत्य जो फल होता है ना, वो आपको पता है कि फ्रूट जो नॉर्मली होता है वो ओवरी से बनता है, ठीक, अंडाशय से आता है, लेकिन असत्य फल वैसा हुआ जो अंडाशय से नहीं आता है, ठीक है। तो सत्य और असत्य मतलब समझ गए, यानी ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। एक क्वेश्चन बनता है इससे, एक क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेब और नाशपाती। सेब और नाशपाती, आप दोनों में से कोई एक लिखोगे, ठीक है, एक ही फिल इन द ब्लैंक्स है, कोई में से एक लिखोगे, सेब और नाशपाती, क्लियर। ये एक असत्य फल है, ठीक है, यानी फॉल्स फ्रूट है। इंग्लिश में बात करें तो क्या होता है सत्य और क्या होता है असत्य फ्रूट, आपको मालूम है, ठीक है। ओवरी के द्वारा जो होता है वो सत्य फूल होता है, अधिकतर सत्य फूल होते हैं, बट 2-3 अपवाद में रहते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, ये सब असत्य फ्रूट होते हैं, ठीक है, असत्य फल होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु डैश जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन? तमिलनाडु डैश जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, मतलब तमिलनाडु कौन से जलवायु के अंतर्गत आता है? आपको बताया था, मैंने आपको बताया था। देखो जलवायु कितने प्रकार के, भारत को 3 भागों में जलवायु बांटा गया है, कौन कौन सा? ट्रॉपिकल, कौन कौन सा? एक ट्रॉपिकल, एक टेम्परेट और एक सब ट्रॉपिकल। अब देखो एक भी होती है एरिड भी होती है, बट उसको फर्दर डिस्क्राइब किया गया है, तो मेनली हमको बस यही 3 को याद रखना, कौन कौन सा? टेम्परेट, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। अब देखो याद हमसे पढ़ रहे हो, याद करने रटने की आवश्यकता नहीं, समझो यहाँ पे देखो क्या कहता है। टेम्परेट, टेम्परेट मतलब सबसे ठंड वाली, समझ में आई? समझ में आई? टेम्परेट, अरे सब सो रहे हो क्या? नहीं सब ठीक हो। देखो चैट नहीं देख पाते इसलिए माइक से बोलोगे, ठीक है, चैट क्योंकि बाद में देखना होता है, जैसे अभी देखा, ठीक है, बहुत अच्छी, ठीक है। आगे बढ़िए सर, देख रहे ट्रॉपिकल हैं। बता रहे हो, बहुत सही, ट्रॉपिकल, ठीक है। चलो ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, हम क्या बात करें? टेम्परेट, आपको बता रहे थे कैसे याद करना है। देखो टेम्परेट,
टेम्परेट मतलब जो ऊपर वाले, टेम्पर, मेरा टेम्पर ऊपर रहता है, मेरा गुस्सा ऊपर रहता है, तो टेम्पर, टेम्परेट सबसे ऊपर रहेगा। तो ऊपर में कौन कौन से आते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और भी कौन से आते हैं? हिमाचल प्रदेश, और क्या होते हैं? अरुणाचल प्रदेश, जो भी हो, मतलब जो भी ऊपर वाले है ना, जो ऊपर वाले आते हैं, सबसे ऊपर ठंडा वाला देश वो कहता है टेम्परेट, और टेम्परेट में ठंडे वाले ही फल उगते हैं, जैसे सेब की बात कर लो, ठीक है, इस प्रकार के। अब नीचे चलते हैं, थोड़ा अपने एरिया में आते हैं, क्योंकि ऊपर जम्मू कश्मीर तक हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब हो गया। अब हम अपने एरिया में आते हैं, यानी बिहार, झारखंड, बंगाल, ये सब में आते हैं। तो ये सब पढ़ते हैं सब ट्रॉपिकल, सब मतलब होता है बीच में, तो ट्रॉपिकल बीच में, यानी सब ट्रॉपिकल तो बीच में, ट्रॉपिकल मतलब सबसे नीचे वाला, जो कोस्टल एरिया, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, उड़ीसा, ये सब हो जाए नीचे वाले, ठीक है। तो अब समझ में आ गई होगी, टेम्परेट मतलब समझ जाना है कि ऊपर वाले होंगे, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये वो, ठीक है। उसके बाद नीचे में बात करें तो सब ट्रॉपिकल होती है, जिसमें हम लोग आते हैं, बिहार हो गई, उसके बाद दिल्ली हो गई, उसके बाद आपको उधर चले तो फिर हो जाएगी उड़ीसा हो गई, उड़ीसा मतलब नीचे आ गई, बंगाल हो गई, ठीक है, झारखंड हो गई, ये सब हो गई। फिर सबसे नीचे की बात करें तो महाराष्ट्र हो गई, कर्नाटका हो गई, तमिलनाडु हो गई, केरला हो गई, ये सब ट्रॉपिकल में आए। तो सीधा सा मतलब ये सब ट्रॉपिकल में आए। क्या कह रहा है? तमिलनाडु, तमिलनाडु कहाँ पड़ता है? सबसे नीचे में पड़ता है, तो ये ट्रॉपिकल में हो गए। तो यहाँ पे लिख लोगे ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का हिंदी क्या होता है? उष्णकटिबंधीय, है ना। ट्रॉपिकल का हिंदी क्या होता है? उष्णकटिबंधीय। तो तमिलनाडु ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया होगा, आई होप ऑल थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। डैश, कोमा है, फिर डैश है, फिर कोमा है, डैश है, फिर एवं, फिर डैश। द्विवर्षीय सब्जी के उदाहरण है। अब बताओ द्विवर्षीय, द्विवर्षीय का इंग्लिश क्या होता है? बाइनियल, है ना। एनुअल, पेरेनियल, बाइनियल, पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा ना। जैसे एग्रोनॉमी में पढ़ा होगा, इसमें भी पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में दिया गया, एकदम चैप्टर बना के दिया गया है, कॉलम बना के दिया गया है ना। तो ये सब बताओ कि द्विवर्षीय सब्जी का उदाहरण बताओगे। द्विवर्षीय जिसमें हम लोग उगने में 2 वर्ष का समय लगता है, पहले वर्ष में सर प्याज और सलजम वनस्पतिक सर, वृद्धि होती है, हेलो दूसरे वर्ष में, ठीक है। सर, तो इस ओनियन, प्रकार से 2 ऑनियन वर्ष गार्लिक लगते हैं सर, उगने में। तो ओनियन उस और प्रकार के गार्लिक सर। सब्जी का उदाहरण पूछ रहा है, बताओगे तो प्याज हो गई, है ना, प्याज हो गई। और बताओ प्याज, और बताओ, गार्लिक, चुकंदर सर, और बताओ, गाजर हो गई, मूली हो गई, गोभी वर्गीय जितने भी आते हैं वो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लोगे प्याज, गाजर, मूली, गोभी, ब्रोकली, ये सब, गोभी वर्गीय, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सब, ठीक है। ये तो ये सब द्विवर्षीय हो गए, ठीक है, ये सब द्विवर्षीय, 2 वर्ष का समय लगता है इनके उगने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 14 नंबर, ठीक है। सस्य क्रियाओं के वर्गीकरण के आधार पे प्याज डैश समूह के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे कह रहा है सस्य क्रिया के आधार पे, सस्य क्रिया के वर्गीकरण के आधार पे प्याज को किस समूह में बांटा गया, किस समूह के अंतर्गत आते हैं। तो आपको बताया गया था प्याज होता है, लहसुन होता है, लहसुन, कीव, ये सब होता है। तो ये सब होती है बल्ब, ठीक है। बल्ब का हिंदी होता है सल्गकंद, लिख लो, लिख लो। बल्ब का हिंदी होता है सल्ककंद, बट बल्ब याद रखना, सल्कंद कौन याद रखता है ना, कौन याद रखता है? बल्ब याद रखोगे, ठीक है। सस्य क्रिया के वर्गीकरण के आधार पे प्याज को बल्ब के समूह के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। बल्ब क्या होता है? जैसे नीचे में बल्ब देख रहे होगे, गोल गोल होता है नीचे से, ठीक है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से रहता है ये भी। प्याज भी देखते होगे, लहसुन भी देखते होगे, है ना, है ना। तो अब रटने वाली तो बात नहीं रही। बल्ब किस प्रकार के होंगे? तो जैसे बल्ब रहता है, प्याज को देखो ऐसे करके रहता है, लहसुन को देखो बिल्कुल बल्ब के आकार का रहता है, तो इसका समूह हो जाएगा बल्ब। क्लियर? चलो हिंदी में बात करें तो सल्ककंद होता है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आलू का डैश वाला भाग खाने योग्य होता है। आलू का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? आलू का, अच्छा आवाज आ रही है? आलू का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? फल खाते हो ऊपर की भाग स्टीम, आलू का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? रूट सर, जार, क्या करो? स्टीम, स्टीम, अरे जड़ ये पहले स्टीम में तना होता है, रूट में जड़ होता है। सही है। स्टेम कैसे खाते हैं? कौन बोला है स्टेम? कहा जाता सर, स्टेम कौन बोला है? सर जार होगा सर, स्टेम खाते जड़ हैं? होगा। अच्छा अब बताओ रूट कौन बोला है? हाँ सर, अब बताओ रूट कौन बोला है?
हम सर फूल बाबू। हेलो। अबे नालायको, मतलब सुनने का मन करता है आप लोग को ना, सुनने का मन करता है। रूट कैसे हो जाएगा? वो नीचे में रहता है, इसका आंसर रूट हो जाएगी। वो नीचे से मतलब खुदाई करते हैं तो वो रूट हो जाएगी। वाह क्या बात है, मजा आ गया है ना। स्टीम होगा, होगा। ठीक है, तना होगा। समझ में आ गई, समझ में आ गई, तना होगा। तो आलू ठीक का है, तना खाया जाता है। तो उसको सुधार लोगे आप, ठीक है, सुधारोगे उसको। आलू का हम लोग क्या खाते हैं? तना खाते हैं, स्टीम खाते हैं, ठीक है, रूट नहीं खाते, यस। ठीक है। वो वही वाली बात हो गई, दिखाने के कुछ और रंग और अंदर से कुछ और रंग, तो वो वाली बात है, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि नीचे से आती तो रूट नहीं हुई, वो स्टीम है, तना है। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। टमाटर के लिए डैश डिग्री सेल्सियस अनुकूलतम तापमान माना जाता है। टमाटर के लिए कितनी डिग्री सेल्सियस अच्छी से उपयुक्त मानी जाती है? तो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सड़क के किनारे पौधे लगने को क्या कहते हैं? सड़क के किनारे पौधे लगाने को क्या कहते हैं? कौन से प्रकार के? जैसे आपने बहुत जगह गया होगा, एनएच वगैरह के बगल में ये रोड है, यहाँ से रहते वृक्ष वगैरह लगे हुए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एवेन्यू प्लांटिंग। क्या कहते हैं? लिखोगे एवेन्यू प्लांटिंग, है ना। अगर आप बताते हो तो दिमाग में आ जाती है, पहले आती नहीं दिमाग में, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आओगे, क्योंकि आपको कम समय दिया गया था पढ़ने को। अब से समय है, चैप्टर 2 अभी से पढ़ना शुरू कर दो। 2-3 दिन के बाद चैप्टर 2 का भी इसी प्रकार से होगा, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहना आप लोग। चलो, झाड़ी की लंबाई डैश मीटर तक बढ़ती है। झाड़ी की लंबाई लेटेस्ट कितनी लंबाई तक जाती है? कितनी मीटर तक बढ़ती है? तो 4 मीटर तक बढ़ती है। बहुत ही अंदर से क्वेश्चन लाया गया है। तो झाड़ी की लंबाई 4 मीटर तक बढ़ती है। क्लियर? आगे बात करते हैं परिरेखा विधि। अब इंग्लिश वाले बोलेंगे सर और सब तो ठीक समझ लिए, परिरेखा क्या होता है? परिरेखा याद करो, आपको बताया गया था आउटलाइन, आउटलाइन, आउटलाइन मेथड, है ना। तो वही भी परिरेखा, आउटलाइन मेथड, इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। परिरेखा विधि का उपयोग डैश इलाकों में किया जाता है। तो आउटलाइन मेथड का उपयोग किसके एरिया में किया जाता है? किसके एरिया में किया जाता है? तो हिली एरिया में, पहाड़ी वाले इलाकों में, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। परिरेखा विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बात करें पौधे लगाने, आगे बात करते हैं। आगे है पौधे लगाने की वर्गाकार विधि में पौधे से पौधे व लाइन से लाइन की दूरी डैश होती है, बताओगे? समान होती है। क्लियर? इक्वल होती है, समान होती है। वर्गाकार है, वर्गाकार का क्या होता है? सब भुजाएं बराबर होती है। सीधा सा रखो ना, मतलब, ठीक है, बाकी फालतू की सोचना ही नहीं है, सीधा मतलब रखो कि वर्गाकार विधि होती है, वर्गाकार में सभी भुजाएं बराबर। इसमें पौधे से पौधे की बात कर लो, चाहे लाइन से लाइन की बात कर लो, सभी भुजाएं बराबर, तो यहाँ भी समान दूरी रहती है। आई होप क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश में बात करते हैं। लेमन इज अ डैश टाइप ऑफ फ्रूट, हेस्पेडियम, लिख लोगे, आपको बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड फायर खेल रहे हैं, जल्दी से बताओगे, बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, चैट करते रहो आप लोग, ठीक है। डैश इज अ फॉल्स फ्रूट, डैश इज अ फॉल्स फ्रूट, एप्पल या नाशपाती, पियर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन। तमिलनाडु कम्स अंडर द जोन ऑफ कौन सी क्लाइमेट, कौन सी जलवायु? ट्रॉपिकल जलवायु, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। आगे बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। लेमन वाला का क्या आंसर बोले? डैश एंड डैश आर एग्जांपल्स ऑफ बाइनियल वेजिटेबल्स, यानी द्विवर्षीय सब्जी को पूछ रहा है। तो प्याज हो गई, मूली हो गई, गाजर हो गई, जितने भी गोभी वर्गीय फल आते हैं, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये सब, ठीक है, ये सब द्विवर्षीय हो गए। आगे क्वेश्चन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग, on the basis of classification of cropping activities onions come under dash, बल्ब के अंदर आते हैं, यानी बल्ब के अंदर रखे जाते हैं, तो बल्ब लिखोगे। इसका हिंदी नाम बताया था सल्ककंद, क्या था? सल्ककंद। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डैश पार्ट ऑफ द पोटैटो इज एडिबल, यानी आलू का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? तो क्या बताओगे?
अब वो नहीं बताओगे, कौन? रूट नहीं बताओगे, एस्टीम होगा। ठीक है, चलो बहुत सही, एस्टीम। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर टोमेटो इज डैश डिग्री सेल्सियस। तो 20 से 22, कहीं कहीं आपको 25 भी देखने को मिल जाएगा, तो वो देख लोगे आप लोग, है ना, इतने समझदार हो कि लगा लोगे, है ना। 20 से 22 है, कहीं कहीं आपको 25 देखने को मिलेगा कॉम्पिटिटिव के लिए, तो वो लगा सकते हो। ठीक है, ऑप्शन जिस प्रकार से रहेंगे उस प्रकार से आपको लगाना है। मेनली आपके बुक में दिया गया है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस टमाटर के लिए उपयुक्त रहती है तापमान। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लांटिंग सैपलिंग्स ऑन द साइड ऑफ रोड इज कॉल्ड, यानी रोड के दोनों बगल में लगाया जाता है पौधे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एवेन्यू प्लांटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एवेन्यू, एवेन्यू प्लांटिंग। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। द लेंथ ऑफ द बसेज, यानी सर्व्स कह सकते हैं ना, झाड़ी, सर्व्स, ग्राउंड अप टू 4 मीटर। क्लियर? 4 मीटर तक वो बढ़ती है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आउटलाइन मेथड इज यूज्ड इन हिली एरियाज। हिली एरियाज में अधिकतर आउटलाइन मेथड का उपयोग किया जाता है, परिरेखा विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांट टू प्लांट एंड लाइन टू लाइन डिस्टेंस इन द स्क्वायर मेथड ऑफ प्लांटिंग सैपलिंग्स इज इक्वल। ओके, दैट इज इक्वल। चलो आगे क्वेश्चन। ज्यामितीय आधार पर बाग लगाने की डैश विधियां प्रचलन में है। ज्यामितीय आधार पे बाग लगाने की, यानी बाग कौन? वो वाला बाग नहीं, शेर वाला बाग वगैरह नहीं, यहाँ पे गार्डन वाली बाग है। ठीक है, तो बाग लगाने की डैश विधियां प्रचलन में है। कितनी विधि की जाती है बाग लगाने के लिए? ठीक है, ज्यामितीय विधि से, जो आपको एकदम डायग्राम के अनुसार आपको बताया गया था, है ना, वर्गाकार, आयताकार, याद करो। अब बताओ कितने प्रकार में बांटे गए, कितना भाग में प्रचलन में है? ठीक है, चैट देख रहे हैं आपके, जल्दी से बताओ। लिख सकते हो फुल बाबू, लिख सकते हो। ठीक है, हाँ 6। क्या बात है आलोक, सही है, 6 हो जाएगी। क्लियर? 6 विधि आपके प्रचलन में है, 6 विधि प्रचलन में है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश व डैश सूक्ष्म पोषक तत्व के उदाहरण है। डैश व डैश सूक्ष्म पोषक तत्व के उदाहरण है। सूक्ष्म पोषक तत्व के उदाहरण बोल रहा है। सूक्ष्म पोषक तत्व, आपको पता है पोषक तत्व 2 प्रकार के बांटे गए हैं। कितने? 2 प्रकार के, एक सूक्ष्म, एक बृहद, एक दीर्घ, एक सूक्ष्म। इंग्लिश में बात करें तो एक माइक्रो, एक मैक्रो, है ना। अच्छे से बात कर लेते हैं, अच्छे से बात कर लेते हैं, ट्रिक के माध्यम से, है ना, ट्रिक के माध्यम से बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, हाँ जी दिख रही है। बस आप बताते चलो, हम लिखते जा रहे हैं, चुपचाप लिखते जा रहे हैं, सो के नहीं लिखोगे, है ना। उठ जाओ जल्दी से, फटाक से नोटबुक ले आओ। ठीक है, देखो पोषक तत्व, पोषक तत्व 2 प्रकार के बांटे गए, 2 प्रकार के, एक माइक्रो, एक मैक्रो। क्लियर? हाँ, हिंदी समझ जाओगे। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, मैक्रो मतलब बड़ा। क्लियर ना? इसमें क्या क्या रहता है आपको बताया गया, किसमें वाटर रहते हैं, किसमें एयर रहते हैं, आपको मालूम है। क्लियर? मैक्रो में एयर रहते हैं, माइक्रो में वाटर रहते हैं, सबको मालूम है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक्रो और मैक्रो की बात करें, देखो इसमें कौन कौन से हमको न्यूट्रिएंट सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि न्यूट्रिएंट हम लोग अभी जान रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो एक ट्रिक, आसानी से ट्रिक याद कर लो। जैसे मम्मी लोग कहती है ना कि ए बोका काम झाम कर ले, कहते हैं ना, कहते हैं ना, है ना, कहते हैं ना, हंसोगे नहीं, है ना, हंसोगे नहीं, क्योंकि बोका तुम ही लोग हो, हम नहीं बोका है, हम मम्मी के बहुत दुलारे हैं। ठीक है, हाँ चलो, बोका काम झाम कर लो, ऐसे कहते हैं। लेकिन हम लोग को ये नहीं याद करना, हम लोग को ये याद करना है। ठीक है, क्या याद करना है? बोका लिख देते हैं, क्या ही शर्माना, लिख देते हैं। बोका काम झाम कहते हैं, तो हम लोग यहाँ आम जाम करेंगे। ठीक है, आम जाम कर लो। ठीक है, बस बस हो गई, इसी में माइक्रो खत्म, सूक्ष्म पोषक तत्व खत्म। अब बोलोगे ये क्या बता दिए सर? देखो, बोका आम जाम कर लो, काम झाम नहीं है, आम जाम है, आम जाम। देखो बोका, बो से बोरॉन, बी लिखे, का से कॉपर, सीयू लिखे, आम है, आम में अ से आयरन, अ से आयरन, आयरन। ठीक है, म से 2 आते हैं, एक मोलिब्डेनम होता है, एक मैग्नीज भी होता है। कुछ भी देख लो, कुछ भी लिख लो, मोलिब्डेनम लिख लेते हैं, एमओ। ठीक है, जाम है, जे से जेडन लिख लेते हैं, जिंक लिख लेते हैं। म से यहाँ पे एमएन लिख लेते हैं, क्योंकि एमओ लिख लिया मैंने। कल्लो, तो कल्लो से क्लोरीन हो गई, सीएल हो गई। बस इतने ही हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। अब बोलो मजेदार लगा, मजा आया, मजा आया, बोल दोगे। माइक्रो की बात कर रहे हैं, कौन कौन सा? बोरॉन, कॉपर, आयरन, जिसको एफी कहते हैं।
ठीक है, मोलिब्डेनम MO, Zn जिंक, Mn मैग्नीज, Cl क्लोरीन। इतने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, इतने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। समझ में आई बात? समझ में आई बात? देखो बोलोगे नहीं तो फिर मालूम कैसे चलेगा? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कलेश नहीं जी? हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अब मम्मी को बोलोगे अब वो काम झाम नहीं करेंगे, अब हम लोग ये जाम आम जाम करेंगे। हम बोका है ठीक है, लेकिन आम जाम कर लो। तो बोका आम जाम कर लो, तो बोका बी से बोरॉन, का से Cu से कॉपर, ठीक है, आम से आम जाम, ठीक है। तो आ से आयरन, म से मोलिब्डेनम या मैग्नीज कह लो, जाम से ज से जिंक, म से मैग्नीज कर लो। ये आपने देख लिया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। और मैक्रो की बात करें, मैक्रो का भी ट्रिक जानना है, मैक्रो का भी देख लो, मैक्रो का लिख लो, मैक्रो का लिख देते हैं, एक मिनट। बिल्कुल, N के हाइड्रो कार्बन, ठीक है, NPK ऑक्सी हाइड्रोकार्बन, ठीक है। लिखे इतना, का मैग्नीज सल्फर, का मैग्नीज सल्फर। माइक ऑफ कर लो एक बार सर, माइक ऑफ कर लो आप लोग, ठीक है, एक बार माइक ऑफ कर लो, ठीक। हाँ चलो ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया मैंने, ये बताया आपको ट्रिक, NPK और ऑक्सी हाइड्रोकार्बन का मैग्नीज सल्फर, है ना, ये आपको बता दिया मैंने। इसका क्या हो जाएगा, देखो NPK, N हो गई, NPK मतलब ये तो बेसिक है ना, ये तो बेसिक है ना, N नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, K से पोटास, सबको मालूम है NPK जरूरी होता है, मतलब इसेंशियल है, तो ये जरूरी हो गई। फिर ऑक्सी हाइड्रो, आवाज आ रही है ना, ऑक्सी हाइड्रो, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, एक हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, छह हो गए, ठीक है। NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ऑक्सी तो ऑक्सीजन, हाइड्रो तो हाइड्रोजन, कार्बन तो कार्बन। उसके बाद क्या है, का मैग्नीज सल्फर। उसके बाद क्या है, का मैग्नीज सल्फर। का को हम लोग क्या लिखते हैं, Ca का, ठीक है। उसके बाद मैग्नी, तो मैग्नीज Mg, सल्फर S, ये था NPK, ये था O, ये था H, ये था C, है ना। अब मुझे बताओ, अब समझ में आई, ये जो मैक्रो है NPK, तो ये तो जरूरी हो गई। उसके बाद ऑक्सी हाइड्रोकार्बन का मैग्नीज सल्फर, है ना। तो ये इस प्रकार से देखो, याद हो जाएगी। ये बहुत दिक्कत होती है आपको, मुझे मालूम है, ठीक है, मेरे को भी होती थी, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़े। वीडियो नहीं आ रही है ना, बोल रहे नहीं आ रही, आ रहे हैं सर। आ रही है ना, यस। ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व में, इतना बताया सूक्ष्म तत्व कि बोका आम जाम कर लो, तो इस समय से आपको कोई सा भी लिख देना है, बोरॉन लिख देना है, क्लोरीन लिख देना है, कोई सा भी लिख दो, है ना। चलो समझ में आ गई। चलो आगे बात करें। गोबर की खाद व नीम की खली को पोषण से 2 माह पूर्व देनी चाहिए। कितनी माह पूर्व, तो 2 माह पूर्व देनी चाहिए। अच्छा, आपकी इधर वर्षा हो रही है, मेरे इधर तो बहुत अच्छे से हो रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात करते हैं। फलों की तुराई उपरांत 10% यूरिया के घोल का छिड़काव करना चाहिए। कितना प्रतिशत यूरिया को लगाना चाहिए, तो 2% यूरिया के घोल को छिड़काव करना चाहिए फलों की तुराई के बाद, उपरांत, बाद में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेंचुरी का प्रयोग, डैश सिंचाई विधि, बेंचुरी यानी ड्रिप सिंचाई। अब मुझे बताओ, सबसे जवाब चाहिए, ड्रिप इरिगेशन कहां से लाई गई है, ये बताओगे। ड्रिप इरिगेशन कहां से लाई गई है, ये बताओगे। कहां से लाई गई है, ये बताओगे। सर इधर नहीं आ रही क्या, अच्छा इधर नहीं हो रही है, अच्छा ठीक है फिर आंसर बताओ, छोड़ो वर्षा को, छोड़ो, है ना, वर्षा को छोड़ो, वर्षा किसी फ्रेंड के पास गई है, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। इसका आंसर बताओ,
ड्रिप इरिगेशन जो है, ड्रिप इरिगेशन कहां से लाई गई है? ड्रिप इरिगेशन कहां से लाई गई है? कौन से देश से लाई गई है? ऑप्शन दूं? ऑप्शन देता हूं, जर्मनी, ब्राजील, इजराइल, इराक। जर्मनी, ब्राजील, इजराइल, इराक। जर्मनी, ब्राजील, इजराइल, इराक। क्या बात है, इजराइल। बहुत अच्छी बात है, इजराइल। क्या जवाब आया है, मजा आ गया, इजराइल। ठीक है, तो इजराइल से आइए, नोट कर लोगे, आपके बुक में दिया गया, आपको बताया गया है। ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन इजराइल से आई हुई है। ठीक है, ये एक सिंचाई विधि है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब के पौधे में डैश फ्रूटिंग होती है। अब देखो, इसका हमने लगभग 1 घंटे तक हमने खोजा, इसको नहीं मिला। ठीक है, मतलब कहां से क्वेश्चन लाया है, ये क्या किया है, कुछ मालूम नहीं। ठीक है, बट जानने के लिए देख लो कि सेब के पौधे में ना लगभग फ्रूटिंग की बात करें तो 130 से 135 दिन होते हैं। 130 से 135 दिन में होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अब इसके किस टेंस से इसका क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन है नहीं, फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो मैं किसी ढंग से सोच सकता हूं, आप किसी और ढंग से सोचोगे, बुक वाले किसी और ढंग से सोच रहे होंगे। ठीक है, तो इसके कारण से मुझे जो समझ में आई, मैं उस अनुसार आपको बताया कि सेब के पौधे में 130 से 135 दिन के बाद फ्रूटिंग होती है, यानी फल आना शुरू होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। मीडो ऑर्चर्डिंग में पौधे की डैश विधि से सदाई होती है। मीडो ऑर्चर्डिंग में डैश विधि से होती है, तो यहां पे लिख लोगे ओपन सेंटर। हेलो हेलो, हेलो हेलो बोलिए, बोलोगे तब तो आवाज आएगी। सर मेरी वीडियो नहीं आ रही है सर, आपकी सर। क्या? सर आपकी वीडियो सर नहीं आ रही है। आप स्लाइड करो, उधर आसपास स्लाइड करो, आप हम कहीं दिख जाएंगे, किसी कोने में होंगे, उस पर क्लिक कर लोगे तो वो हम सबसे पहले आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तो आप फिर से रिज्वाइन कर लो। ठीक है, सही हो जाएगी। चलो आगे बात करते हैं। मीडो ऑर्चर्डिंग बात कर लिया कि ये पौधे की ओपन सेंटर मेथड है, यानी खुला मध्य विधि है। खुला मध्य विधि है, क्या होता है आपको लेक्चर में बताया गया, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते है ना, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते। ओपन सेंटर मेथड, ठीक है, खुला मध्य विधि, मीडो ऑर्चिड। अब मैं ये बताने की यहाँ पे कोशिश कर सकता हूँ कि मीडो ऑर्चिड क्या होता है। मीडो मतलब होता है सघन, ऑर्चिड मतलब बाग, है ना। तो सघन में बागवानी खेती करेंगे या बाग लगाएंगे, उसे मीडो ऑर्चिडिंग कहेंगे। क्लियर? क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सदाई मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग होती है। ठीक है, हेलो, बोलिए बोलिए। हेलो सर, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है आंसर में सर? 24 में 2% हम लोग यूरिया डालते हैं ना, यूरिया का घोल हम लोग तुराई के बाद डालते हैं, 2%, 2%। सर 25 का यहाँ पे ड्रिप है, ड्रिप इरिगेशन, DRIP, जिसको हम लोग कहते हैं, अच्छा हिंदी बताना भूल गए, बूंद बूंद सिंचाई जिसको कहते हैं ना, बूंद बूंद सिंचाई, जो कहां से आई है, इजराइल से आई है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, लीची में डैश विधि से सदाई होती है। ये था मीडो ऑर्चर्डिंग। जितने भी सघन वाले खेती होती है, सघन बागवानी वाले पौधे होते हैं, उसमें हम लोग ओपन सेंटर मेथड करते हैं। वही लीची की बात करें तो लीची में कौन सी मेथड का उपयोग किया जाता है, तो खुला प्रो, है ना। हाँ, इसी प्रकार से है, देखोगे बुक में तो याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। कहाँ लिखूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको इरेज ही कर देता हूँ। माइक ऑफ कर लो एक बार, ठीक है, जब बोलना होगा ना तो तभी बोलना। खुला प्रो विधि, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है, ओपन, सॉरी इसका इंग्लिश क्या होता है, ओपन, ओपन शूट, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, ओपन शूट मेथड, हाँ ओपन शूट मेथड यही होती है, खुला प्रो विधि, ओपन शूट मेथड, जिसमें लीची से होती है। मतलब लीची में जो ट्रेनिंग करते हैं, लीची में जो ट्रेनिंग करते हैं, जो कटाई छटाई सदाई है ना, ट्रेनिंग प्रूनिंग, ये सब सुना होगा, पढ़ाया गया होगा वो। ठीक है, तो उसमें लोग किस प्रकार की मेथड करते हैं, तो खुला प्रो विधि। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज द्वारा नए पौधे तैयार करने की विधि को डैश कहते हैं। बीज द्वारा, देखो 2 प्रकार के प्रवर्धन होते हैं, कौन से, एक लैंगिक, एक अलैंगिक, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, सिंपल है। तो बीज द्वारा कह रहा है, बीज द्वारा नए पौधे को तैयार करना, तो वो सेक्सुअल के अंतर्गत आते हैं, यानी लैंगिक प्रवर्धन के आते हैं, तो सेक्सुअल लिखेंगे। ठीक है, सेक्सुअल लिखेंगे, सेक्सुअल प्रवर्धन, सेक्सुअल प्रोपेगेशन। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, डैश फल का प्रवर्धन सिर्फ लैंगिक विधि द्वारा संभव है। कौन सा ऐसा फल बताओ, ठीक है, जिसमें हम लोग सिर्फ लैंगिक विधि के द्वारा ही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 ही फसल पूछे जाते हैं अधिकतर, एक पपीता, एक फालसा।
कौन कौन से? एक पपीता और एक फालसा, पपाया एंड फालसा। ठीक है, लिख लोगे, पपाया लिख लेते, नॉर्मली पपाया पूछता है, पपाया लिख लेते, पपीता, है ना। इसको लैंगिक विधि के द्वारा हम लोग प्रवर्धन करते हैं, प्रोपेगेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 क्वेश्चन क्या है? संकर किस्में पहले डैश द्वारा ही तैयार किए जाते हैं, तो बीज द्वारा तैयार किए जाते हैं। संकर किस्म पहले बीज द्वारा तैयार किए जाते हैं, फिर उसके बाद मॉडिफाइड होती है ना। चलो ये बात कर लेते हैं इंग्लिश में। हाँ जी बोलिए सर। एक फ्रूटिंग होते हैं, फ्रूटिंग मतलब सर? फ्रूटिंग मतलब फलन, ठीक है, फलन मतलब फल आना, ठीक है। यस। हाँ, जैसे गोइंग मतलब जाना, तो फ्रूटिंग मतलब फ्रूट आना, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये इसी का है, ठीक है, इंग्लिश में दिया गया। द डैश मेथड ऑफ प्लांटिंग अ गार्डन ऑन ज्योमेट्रिक बेसिस आर इन वॉग्यू नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, क्या कहते हैं, पॉपुलर, फेमस होने को क्या कहते हैं, पॉपुलर, है ना, मतलब प्रचलन में है, ठीक है, समझ लो प्रचलन में है। 6 मेथड होती है, ठीक है, 6 मेथड प्रचलन में होती है। डैश एंड डैश आर द एग्जांपल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आपको बताया गया, बोका आम जाम कर लो, ठीक है, BCl कुछ भी दे दो, ठीक है, Zn, ठीक है। आगे बात करते हैं 23 नंबर। मैन्यूर ऑफ काउ डंग एंड केक ऑफ नीम शुड बी गिवन बिफोर 2 मंथ ऑफ न्यूट्रिशन, 2 मंथ पहले डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट स्प्रे ऑफ 2% यूरिया का हम लोग छिड़काव करते हैं, ठीक है, यूरिया सॉल्यूशन शुड बी डन। क्लियर। आगे बात करते हैं। बेंचुरी इज यूज्ड इन ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन कहां से आई है? इजराइल से आई है, ठीक है। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं 26 नंबर। द एप्पल प्लांट हैज डैश फ्रूटिंग। अब मुझे मालूम नहीं यहाँ पे क्या कह रहा है, बट मेरे हिसाब से 130 से 135 दिन के बाद फ्रूटिंग होती है, तो यहाँ पे ये लिख लोगे, ठीक है, क्योंकि सेब के बारे में, इसके फ्रूटिंग के बारे में संबंधित कुछ वहां पे दी नहीं गई है। इसका आंसर आई थिंक मेरे हिसाब से ये ठीक होनी चाहिए कि एप्पल जो होता है, एप्पल का जो पौधा होता है, वो फल 130 से 135 दिन के बाद देना शुरू कर देता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। इन मीडो ऑर्चर्डिंग द प्लांट आर ट्रीटेड विथ डैश मेथड, तो ओपन सेंटर मेथड। क्लियर, खुला मध्य विधि। आगे बात करते हैं 28 यहाँ पे है, ठीक है, ये इनको हटा लो, 28 है। लीची वी डू मेडिटेशन, अच्छा ये सब क्या लिख दिया, मेडिटेशन बाय द मेथड ऑफ, ठीक है, यहाँ पे प्रोपिगेशन लिख लोगे, ठीक है, मेडिटेशन को हटा के प्रोपिगेशन, है ना, आप लोग समझदार हो, लिख लोगे प्रोपिगेशन। लीची वी डू द प्रोपिगेशन बाय द मेथड ऑफ, कौन सा हम लोग प्रवर्धन उपयोग में लाते हैं? तो ओपन शूट मेथड, खुला प्रो विधि, ओपन लिख देते हैं, ठीक है, ओपन शूट मेथड, ओपन शूट मेथड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ न्यू प्लांट बाय सीड इज डैश इज कॉल्ड डैश प्रोपेगेशन, तो सेक्सुअल प्रोपेगेशन, ठीक है, लैंगिक तो सेक्सुअल। आगे बात करते हैं। डैश प्रोपेगेशन ऑफ फ्रूट इज पॉसिबल ओनली बाय सेक्सुअल मेथड, ठीक है। तो कौन कौन से तो फ्रूट है? पपाया, फालसा, और भी आते हैं, बट नॉर्मली आपको इतना ही अभी याद रखना है, पपाया और फालसा। तो पपाया लिखोगे या फालसा लिख लो। हाइब्रिड वेराइटीज आर फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय सीड्स, बीज के द्वारा, सीड्स के द्वारा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन आगे है डैश फल के पौधे, अच्छा ये थोड़ा आगे नहीं बढ़ गया, हाँ, डैश फल के पौधे को बीज द्वारा प्रवर्धित नहीं किया जा सकता, मतलब ये कह रहा है कि फल के पौधे को बीज, अच्छा ठीक है, आवाज आ रही है सब? हाँ हाँ सही बोल रहे हो आप लोग। चलो, डैश फल के पौधे को बीज द्वारा प्रवर्धित नहीं किया जा सकता, तो कौन कौन से ऐसे हैं जो बीज द्वारा प्रवर्धित नहीं किया जाता, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल प्रोपेगेशन के द्वारा नहीं की जा सकती, ठीक है। तो कौन से फल है? तो अनानास की बात कर लो, केला की बात कर लो, अंगूर की बात कर लो, ठीक है। तो ये सब बीज द्वारा प्रवर्धित नहीं किए जा सकते। आगे बात करते हैं 33 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो आलू एवं डहेलिया, डहेलिया एक फूल है, आगे पढ़ेंगे। देखो सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गई है ना, थर्ड चैप्टर के बाद है, थर्ड चैप्टर के बाद है, फोर्थ चैप्टर में आपको फ्लोरिकल्चर पढ़ना होगा, फूल के बारे में,
ठीक है, उसमें हम लोग डहलिया के बारे में पढ़ेंगे, बट आलू के बारे में अपने पढ़ रखा है। तो आलू व डहलिया को डैश द्वारा तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ट्यूबर के द्वारा, है ना, आलोक बताया था ट्यूबर, है ना, ट्यूबर जिसको हम लोग आकंद कहते हैं, ठीक है, हिंदी में आकंद कहते हैं या कंद कहते हैं, जो कहना है आपको कह लो, कंद या आकंद कह लो, ठीक, आकंद, या हिंदी इंग्लिश में बात करें तो ट्यूबर, ठीक है, ट्यूबर द्वारा तैयार किया जाता है आलू को और डहलिया को। आगे बात करते हैं खाई दावा लगाना, खाई दावा लगाना, ठीक है, खाई दावा। सर पहले तो सर बताया आलू को स्टेम द्वारा किया जाता है, फिर अभी ट्यूबर द्वारा। क्या बताए थे पहले? सर आलू स्टेम से होता है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम आलू होता है। आलू का इडिबल पार्ट कह रहे हैं, इडिबल पार्ट, वहां पर क्वेश्चन था इडिबल पोर्शन, तो इडिबल जो खाने योग्य भाग होंगे, तो क्या खाते हैं हम लोग? उसका स्टेम खाते हैं। बट यहाँ पे कहता है कि आलू किसके द्वारा तैयार होते हैं, किसके द्वारा प्रिपेयर होते हैं? तो वो ट्यूबर के द्वारा, कंद के द्वारा प्रिपेयर होते हैं। बट हम लोग जो खाते हैं, जो हमको इडिबल पोर्शन होता है, वो होता है स्टीम। बस यही तो कंफ्यूजन होता है, जैसे आप फंसे उसी पर आप फंसोगे, क्या होता है? ऐसे फंसाएगा, ऑप्शन दोनों देगा, ठीक है, तो अब बच के रहना है, ठीक है। वहां पे था इडिबल पोर्शन, तो हम लोग खाते हैं स्टेम, ठीक है, और बट इसका बीज जो तैयार होती है, जो इसका बीज तैयार करते हैं या उसके द्वारा तैयार होती है, तो वो होती है ट्यूबर के द्वारा, आकंद के द्वारा या कंद के द्वारा, ठीक है। चलो खाई, डहलिया क्या होता है? डहलिया एक पुष्प है, ठीक है, एक डहलिया एक पुष्प है जो आपको पढ़ना होगा, आगे चैप्टर में है आपके, 4th चैप्टर में आपके, ठीक है। पुष्प है, फूल है, जैसे जैस्मिन वगैरह फूल है, गुलाब वगैरह फूल है, बट गुलाब को हर कोई देता है, बट डहलिया को कोई नहीं देता, इसलिए कोई पूछता नहीं है, आपको मालूम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिवा क्लासेस पूछेगा इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़, आगे बात करें। खाई दावा लगाना, खाई दावा लगाना की, लगाना डैश की प्रमुख विधि है। खाई दावा लगाना, खाई दावा लगाना का इंग्लिश क्या होता है? एक मिनट, लेइंग ऑफ ट्रेंच क्लेम, ठीक है। खाई दावा लगाना शायद सर ने बताया होगा, अगर नहीं बताया होगा तो सर से पूछ लेना आप, ठीक है। खाई दावा लगाना डैश की प्रमुख विधि है, तो यहाँ पे सेब लिख लोगे या अनानास लिख लोगे, ठीक है, सेब, सेब लिख लो, और नाशपाती, पियर, ठीक है, और ये दोनों कौन से और भी हैं? अशक्त फल भी है ये, ठीक है, फल्स फ्रूट भी है, तो खाई दावा का, खाई दावा उसी में लगता है। चल, पौधे की ऊपरी शाखा में जड़ें निकालकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? क्या क्वेश्चन है? पौधे की ऊपरी शाखाओं में जड़ निकालकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? आपको मालूम होगा, मैंने आपके जो ग्रुप है, आपके टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको एक वीडियो भेजा था एयर लेयरिंग का। उसमें क्या था? उसमें क्या था? पौधे की ऊपरी भाग को, ऊपरी शाखा जो था, उसको जड़ से निकाल के नए पौधे में फिट किए थे। उसके बाद पॉलिथीन से थोड़ा घास, जो मॉस ग्रास में उपयोग करते हैं, मॉस ग्रास, ठीक है, MOSSGRASS, मॉस ग्रास का उपयोग करते हैं, आपको सर ने बताया होगा। मॉस ग्रास का उपयोग करते हैं, फिर उसके बाद उसमें लेयरिंग करते हैं, मतलब उस पर ढक देते हैं, तो ये कहलाती है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो गुटी लेयरिंग। तो बस यही है, बस यही है। वैसे आपको ये आगे भी पढ़ना होता है, बोर्ड एग्जाम वगैरह में नहीं पूछता है, बट ध्यान में रख लो, गुटी, हिंदी में भी यही कहते हैं, गुटी कहते हैं, और इंग्लिश में भी वही कहते हैं, गुटी, एयर लेयरिंग जिसका और भी नाम होता है। क्लियर? इसमें हम लोग क्या करते हैं? पौधे की ऊपरी शाखाओं को लेते हैं, उसका जो जड़ होता है, फिर नए पौधे में उसको उसी से तैयार करते हैं, ठीक है, मॉस ग्रास वगैरह को लगा के, फिर पॉलिथीन से बांध के, ठीक है। आपको बताया गया होगा, आप टेलीग्राम को ऊपर से देखोगे ना, मिल जाएगा आपको, वीडियो के माध्यम से बताया गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कलम बंधन यानी ग्राफ्टिंग। कलम बंधन का इंग्लिश होता है ग्राफ्टिंग। आप लोगों को ग्राफ्टिंग बताया होगा, है ना। कलम बंधन नहीं है क्योंकि भास्ट होती है थोड़ी, ठीक है, ग्राफ्टिंग आसानी से बोली जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। कलम बंधन हेतु सांकुर शाखा एवं डैश की आवश्यकता होती है, ठीक है। इतना 35 तक ना हम यहाँ पे कर लेते हैं इंग्लिश वालों का भी, क्योंकि साथ में बढ़ता रहे। 32 डैश फ्रूट प्लांट कैन नॉट बी प्रोपिगेटेड बाय सीड, तो जैसे अंगूर हो गई, ठीक है, अनानास हो गई, तो ये सब हम लोग सीड के द्वारा प्रोपिगेशन नहीं होती, ठीक, लेकिन होती कौन है? तो पपीता और फालसा। नहीं होती है तो जितने भी नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे अनानास, अंगूर, ये सब सीड के द्वारा नहीं होते हैं, ठीक है। केला की बात करो, केला किससे होती है? शक्कर से होती है, ठीक, आपको बताया गया है। आगे बात करें। पोटैटोज एंड डहलियाज आर प्रिपेयर्ड बाय,
ठीक है, किससे होती है? ट्यूबर से होती है, कंद से होती है, ट्यूबर से। आगे बात करते हैं, लेइंग ऑफ ट्रांस क्लैम इज द मेन मेथड ऑफ सेब एप्पल एंड पियर। आगे बात करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स बाय टेकिंग आउट ऑफ द रूट्स द अपर ब्रांचेज ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? गुटी कहलाती है, या एयर लेयरिंग कहलाती है। एयर लिख देता हूं, एयर लेयरिंग। नेक्स्ट की बात करते हैं, साइकॉन शूट और रूट स्टॉक, ये होती है साइकॉन शूट और रूट स्टॉक आर नीडेड फॉर ग्राफ्टिंग। यहाँ पे हिंदी में क्या था? हिंदी में था कलम बंधन हेतु सांकुर शाख और मूल वृंत, है ना, याद आ गई, मूल वृंत, सांकुर शाख और मूल वृंत, इसका उपयोग करते हैं ना। सांकुर शाख किसे कहते हैं? जो ऊपर वाले शाख होते हैं, और मूल वृंत जो नीचे वाले रहते हैं, रूट जिसको कहते हैं। तो इसी से ना किया जाता है ग्राफ्टिंग, इसी से ना किया जाता है ग्राफ्टिंग। आपको सर ने बताया हुआ, जब बडिंग वाली प्रैक्टिकल वीडियो आई थी उसमें आपको बताया गया था ग्राफ्टिंग के बारे में, हल्का फुल्का बताया गया था। यही बताया गया था कि सांकुर शाख का उपयोग करते हैं और मूल वृंत का उपयोग करते हैं। इंग्लिश में सांकुर शाख को साइकॉन शूट कहते हैं और मूल वृंत को हम लोग क्या कहते हैं? रूट स्टॉक कहते हैं। इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ब्रायोफाइलम के पौधे डैश कर्तन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो पट्टी कर्तन यानी लीफ कर्तन, लीफ कटिंग, कर्तन मतलब कटिंग। तो ब्रायोफाइलम के पौधे लीफ कटिंग द्वारा तैयार किए जाते हैं। क्लियर? आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रवर्धन की वह विधि जिसमें मात्र एक कली का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? आपको प्रैक्टिकल के द्वारा दिया गया था। किस प्रकार के बडिंग होते हैं? बडिंग में क्या करते हैं? सिर्फ एक ही कली लेते हैं। फिर उसके बाद बहुत प्रकार के मेथड होते हैं, जैसे टी बडिंग, चिप बडिंग, आई बडिंग, इन्वर्टेड आई बडिंग, है ना, इस पर रिंग मेथड, रिंग बडिंग, ये सब होते हैं। 6 प्रकार के मूलतः होते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक कली का हम लोग उपयोग में लाते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? एक से ज्यादा भी कली रह सकती है, क्योंकि इसमें हम लोग शाखा लेते हैं, एक ये शाखा, फिर उसके बाद दूसरा मूल वृंत जिसका रूट। ठीक है, तो वो ग्राफ्टिंग हो गई। बडिंग में क्या लेते हैं? सिर्फ एक कली का लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? चलो, प्रवर्धन की वह विधि जिसमें मात्र एक कली का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? बडिंग कहलाती है। बडिंग कहलाती है। हिंदी का नाम बोले तो कलिकायन, कलिकायन। ठीक है, आगे बात करते हैं, पौधशाला में छोटे छोटे एवं नाजुक पौधे की देखभाल अच्छी और सस्ती होती है। इसमें ऑप्शन दिया गया है हाँ और ना में, बताओगे? हाँ और ना में ऑप्शन दिया गया है, हाँ और ना में आंसर दिया गया है, क्या बताओगे? यस यस, पौधशाला में छोटे एवं नाजुक पौधे की देखभाल अच्छी और सस्ती होती है, बिल्कुल राइट है, हाँ लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। पपीते जैसे फलदार पौधे को सीधे खेत में बोने से अच्छे परिणाम मिलते हैं? ये बताओ। मतलब नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी, क्योंकि हम लोग इसको पता है कि बीज के द्वारा हम लोग करते हैं तो पहले ट्रांसप्लांट कर लेंगे, तभी तो वहां जाके सीधे बोएंगे, मतलब ट्रांसप्लांटिंग मेथड से करेंगे। ये नहीं ना कि सीधा बीज डाल देते हैं वहां पे, नहीं, ऐसा नहीं करते। ठीक है, पपीते जैसे फलदार जो पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, उसको हम लोग पहले बीज लेके वहां पे घरों में रखते हैं। ठीक है, घरों में मतलब किसी एक प्रॉपर जगह में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें बहुत अच्छे तरीके से जब पौधे आ जाती है, परिपक्व हो जाती है, तब वहां से हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है? पपीते जैसे फलदार पौधे को सीधे खेत में बोने से अच्छे परिणाम मिलते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं लगेगा, अच्छी उपज नहीं होगी। ठीक है, तो पहले ट्रांसप्लांटिंग मेथड से करते हैं, तो पहले घर में नर्सरी तैयार करेंगे इसकी, फिर उसके बाद हम लोग खेतों में डालेंगे, मैन फील्ड में डालेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स होगी। ठीक है, वही इंग्लिश में भी वही दिया गया, प्लांट्स ऑफ ब्रायोफाइलम आर प्रिपेयर्ड बाय लीफ कटिंग, है ना, लीफ कटिंग। द मेथड ऑफ प्रोपेगेशन इन विच वन बर्ड इज कॉल्ड बर्डिंग, वन बर्ड तो बर्डिंग। नेक्स्ट की बात करते हैं, केयर ऑफ ए स्मॉल एंड डेलिकेट प्लांट्स इन द नर्सरी इज गुड और चीप, बिल्कुल यस। डायरेक्ट सोइंग ऑफ फ्रूट, अब यहां से क्लियर हो जाएगी, यहां से क्लियर हो जाएगी इंग्लिश वाले से। डायरेक्ट सोइंग ऑफ फ्रूट प्लांट्स लाइक पपाया इन द फील्ड गिव्स गुड रिजल्ट। कह रहा डायरेक्ट सोइंग, सीधा बो देंगे तो बेनिफिट नहीं होगा। अब सीधा क्लास 11th नहीं पढ़े होंगे, कोई बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े होंगे, और सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो बेनिफिट नहीं होगा, अच्छे रैंक नहीं आएंगे। ठीक है, तो वही यहाँ भी है, डायरेक्ट वहां पे नहीं बैठना है, पहले 11th को क्लियर कर लेना है, फिर उसके बाद बैठना है। ठीक है, 12th पढ़ रहे हैं, 11th क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद बैठेंगे। तो ये बस समझाने के लिए थी। ठीक है, यहाँ पे नो हो जाएगी। आगे बात करते हैं, आगे है क्वेश्चन, पौधशाला के लिए ऐसे स्थान का चयन किया जाना चाहिए जहां पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी उपलब्ध नहीं हो। राइट है या फॉल्स है? बताओगे, ट्रू है या फॉल्स है?
इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं। सच अ प्लेस शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम फॉर नर्सरी वेयर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट इज नॉट अवेलेबल, यस और नो। फॉल्स बता रहे हैं, फॉल्स बता रहे हैं, फॉल्स बता रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? अरे नर्स, हाँ अच्छा उसका पहले का था, बहुत सही। ठीक है, देखो इसमें नर्सरी के लिए हम लोग तैयार करते हैं, आपको बताया कि घर में रखते हैं, किसी पॉलिथीन से बंद करके रखते हैं। आप किसी नर्सरी में गए होंगे तो देखते हुए ग्रीन क्लॉथ से ढके हुए रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्ट सनलाइट उस पर ना पड़े। अरे क्योंकि बीज डालते हैं, थोड़ा नाजुक नाजुक पौधा रहता है, अगर उसके थोड़ा ज्यादा मार काट, जैसे आप देखो देखो बच्चे हैं छोटे, आपके कोई भांजा होंगे, भांजी होंगे, है ना। मेरी एक छोटी सी भांजी है, छोटी इतनी वो नहीं है, थोड़ी बड़ी है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या क्या करते थे, मारते थे, ये कर देते थे। बच्ची रो जाती थी, रो देती थी। ठीक है, पढ़ने के लिए यहाँ से फेंकते थे, नीचे गिर जाती थी, इतनी पतली थी तो वो गिर जाती थी। ठीक है, मतलब उनको चोट लगता था। ठीक है, वो बच्ची थी। अगर हम वही जानबूझ के सिर्फ डांट के छोड़ देते तो चोट नहीं लगता, चोट नहीं लगता। बिल्कुल यहाँ भी वही होता है। नाजुक से पौधे रहते हैं जो कि हम लोग सिर्फ नर्सरी के लिए तैयार करते हैं, नाजुक नाजुक इतनी इतनी पौधे रहते हैं। ठीक है, इतनी इतनी पौधे रहते हैं, तो उसको डायरेक्ट सनलाइट भी डालेंगे तो हार्ड हार्ड लाइट आएगी, क्योंकि सनलाइट में बहुत ज्यादा ऊर्जा रहती है, एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, तो उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएगा। इसके लिए या तो घर में रखते हैं, या तो गांव घर में देखते होगे चाचा वगैरह को कि वो आसपास में, मतलब ठंडे जगह और जहां पे सनलाइट डायरेक्ट ना पड़े, डायरेक्ट की बात कर रहा है, डायरेक्ट ना पड़े, वहां थोड़े करेला वगैरह की या परवल वगैरह की प्लांटिंग करते हैं, नर्सरी करते हैं घर में ही। ठीक है, बट बड़े पैमाने की बात करें, नर्सरी की बातें करें, तो वहां पे देखते हो कि पॉलिथीन से ढक दिया जाता है, ग्रीन पॉलिथीन से। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगी हाँ, क्लियर, रोशनी की उपलब्ध नहीं है। ठीक है, नहीं होनी चाहिए वहां पे, तो यहाँ पे यस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बालू पौधा प्रवर्धन का प्रमुख माध्यम है, सैंड इज द मेन मीडियम ऑफ प्लांट प्रोपेगेशन, यस और नो। सही है या गलत है? क्या होगी? यस और नो क्या होगी? हाँ जी बिल्कुल है। अरे कैसे? बिल्कुल है। अच्छा, सब बोर होके चले गए ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। ठीक है, तो बालू पौधा प्रवर्धन का प्रमुख माध्यम है, बिल्कुल है। क्लियर, चलो बिल्कुल है। ठीक है, यस कर लोगे, क्योंकि बालू वो वाला बालू नहीं जो आप लोग से घर बनता है, वो नहीं, जो मिट्टी के, जो नदी से काट के लाया जाता है, वो वाली बालू अच्छे से पौधा बालू प्रवर्धन करती है। आगे बात करते हैं, फॉर्मेलाइट मिट्टी शोधन हेतु उपयुक्त रसायन है, बिल्कुल है। ठीक है, फॉर्मेलाइट है, मेथाइल ब्रोमाइड है, ये सब अच्छे से, क्योंकि दो प्रकार के रसायन होते हैं, एक होते हैं, दो प्रकार के मिट्टी शोधन किया जाता है, एक हीट, एक रसायन मेथड, एक केमिकल मेथड, एक हीट मेथड। ठीक है, दो प्रकार के। तो हीट मेथड तो ओवन में जाके हीट करते हैं, ठीक है, और रसायन से एक फॉर्मालाइट, एक मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये सब है। ठीक है, तो यहाँ भी यस हो जाएगी। तो इसमें भी यस, इसमें भी यस, इसमें भी यस। क्लियर, चलो आगे बढ़े। यस आगे सर। भी मत, ये 4 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जल्दी से करो और हम लोग निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि 11th वाले के भी क्लासेस होने वाले हैं, तो उनका रेडी करना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हाँ, जो जो अभी जूनियर होंगे आपसे, अगर वो एग्रीकल्चर लिए हुए हैं तो प्लीज उनको बोल दो कि एग्रीकल्चर की बैच शुरू हो गई है, 2 दिन से डेमो चल रही है, अभी 7 दिन तक चलेगी, तो उनको बोल दो, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अखरोट की द्रुत शीतन, अखरोट की द्रुत शीतन का तापक्रम एवं समय क्या है? इंग्लिश में बात कर लेते हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ चिलिंग ऑफ वॉलनट, यानी ठंडा, चिलिंग की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये होती है सी नंबर, 1200 घंटे से 5 से 7 डिग्री, 1200 नहीं होती है, 400 से 1500 डिग्री, 1500 घंटे तक, और 7 डिग्री सेल्सियस रहती है। ठीक है, देख लोगे, आपकी बुक में नहीं दिया गया, ये देख लोगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओनली ट्रॉपिकल फ्रूट ट्री? आपको मालूम है एप्पल सबसे ऊपर होता है टेम्परेट में, बनाना हाँ हम लोग के इधर होता है, लेकिन यहाँ पे जोड़ा लगाया गया है, एप्पल और बनाना। एप्पल तो टेम्परेट है, हाँ, बनाना ट्रॉपिकल में आता है, हम लोग के एरिया में आता है, नीचे वाले क्षेत्र में आता है। चलो हाँ, हो सकती नहीं होगी इसकी, क्योंकि सेब टेम्परेट में आता है, तो ये कैंसिल, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, मैंगो और बनाना। बनाना हम लोग के एरिया में होता है, ट्रॉपिकल में आता है, ट्रॉपिकल क्षेत्र में होता है। ठीक है, मैंगो भी, हाँ मैंगो भी होती है ना। एप्पल थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, हाँ चलो ये चांसेस है तो इसको टिक मारते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, एप्पल फिर से ये टेम्परेट हो गई, इसको हटा दो, और लीची है ये। ठीक है, लीची तो अपने लोग के एरिया में होती है, ठीक है, ट्रॉपिकल क्षेत्र में भी होती है।
ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से एलिमिनेट करोगे, खुद को सोचोगे, क्योंकि एग्रीकल्चर सोचने वाली है, अपने दिमाग से खेलने वाली सब्जेक्ट है, तो आप खेल लोगे वहां पे। चलो आगे बात करते हैं। At what temperature does pollination not take place in capsicum? Capsicum मतलब शिमला मिर्च, शिमला मिर्च। अच्छा, हिंदी में भी बात कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। शिमला मिर्च में परागन की क्रिया किस तापमान के ऊपर नहीं होती है? ये 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास नहीं होती, तो 30 डिग्री लिख लो, क्योंकि 25 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये भी शायद आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, बट क्वेश्चन है आपके में। आगे बात करते, इसमें ये था, बी था, इसमें सी था, की बात करते हैं, ठीक है। पाला से सबसे अधिक कौन सा फल वृक्ष प्रभावित होता है? पाला मतलब क्या होता है? पाला, ठंडे के मौसम में पाला लगती है, ठीक है। इसका बताओगे कि पाला में सबसे अधिक कौन सा फल वृक्ष प्रभावित होता है, तो आप लोग बताओगे आम, ठीक है, क्योंकि लीची में पाला लगता ही नहीं है, केला में भी कम लगता है, नहीं के बराबर लगता है, मेनली आम होता है। और कई के ऑप्शन में अगर पपीता रहा तो पपीता रहेगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, हर एक में ये ध्यान रख लेना, इनमें से कोई नहीं रहेगा ही रहेगा। देखो इनमें भी है ना, इनमें से कोई नहीं, हाँ हर ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन में रहेगा ये, है ना, क्योंकि कंफ्यूज होता है बच्चा, क्योंकि तीन ऑप्शन मिलता है, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन तो आपका गायब ही है, इनमें से कोई ने सीधा दे दिया है, तो इसको तो हटा के चलो, बस तीन ही चांसेस रहते हैं आपके पास, तीन ही ऑप्शन रहते हैं, तीन ही ऑप्शन में अधिकतर दो ऑप्शन ऐसे रहते हैं जो सेमी सेम रहते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, बिहार बोर्ड में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है क्वेश्चन को डील करने में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये हो गई। चलो अब बताओ, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई क्लेश, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट टाइम सर 2 क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट टाइम आपको चैप्टर नंबर 2 का मिलेगा, ठीक है। हाँ बताइए, क्वेश्चन बताइए। सर पपाया किस टाइप का फ्रूट है सर? छूट गया था। क्या? पपाया सर किस टाइप का फ्रूट है? चैट कर दो तो एक बार, आवाज शायद नहीं आ रही है आपकी। सर पपाया किस टाइप का फ्रूट है? पपाया आपकी बेरी टाइप की फ्रूट है, मैंगो की ड्रूप फ्रूट है, मैंगो ड्रूप का है। कैजुए नट की बात करें तो ये नट है, ठीक है, नींबू है, स्प्रेडियम है, पपाया बेरी है, ठीक है। सर फर्स्ट चैप्टर में सर ऑब्जेक्टिव 4 ही था सर। हाँ इसमें 4 ही था, इसी से क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स था ना, तो फिल इन दी ब्लैंक्स में व्हाट कर देगा, या वाई कर देगा, या विच अमाउंट कर देगा, और ऑप्शन दे देगा, इसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन थे वो हो गए। अब आपके आसपास में नीचे में दिखेगी आपको कुछ लॉन्ग वाले, कुछ लघु उत्तरीय, कुछ अति लघु उत्तरीय, तो वो सब अब आपकी काम है, चाहे जितनी दिन में हो, 2-3 दिन का समय दिया जाता है, 2 दिन नहीं 3 दिन का समय दिया जाता है, 3 दिन के अंदर मुझे चाहिए इसका, चाहे जैसे हो, जैसे एग्रोनॉमी में आप देते थे ना, जैसे एग्रोनॉमी में आप देते थे ना कि असाइनमेंट हम आपको देते थे, आप वहां पे अपलोड कर देते, बिल्कुल अब वही होगी, ठीक है। लॉन्ग 26 है, हाँ हो सकती है, हाँ 26 है, ठीक है। चलो ऑल क्लियर, ऑल डाउट क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं है ना?